नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है और बेहद अहम दिन। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने हंगामा किया है। गैस किल्लत पर सीढ़ियों पर धरने पर बैठे हैं विधायक। बजट पर चर्चा के बीच विपक्ष का हंगामा। मंत्री गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा देंगे जवाब। सदस्यों के सवालों के जवाब देंगे मंत्री। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सियासी पारा अपने चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम विधायक विधानसभा की सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गए। विपक्ष प्रदेश में रसोई गैस की भारी कमी और आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहा। प्रश्नकाल के दौरान आज मंत्री गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा को विभिन्न जन समस्याओं पर सदस्यों के तीखे सवालों का सामना करना है। चलिए, बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आपको सीधे ले चलते हैं उत्तराखंड के विधानसभा सदन में क्या कुछ कहा जा रहा है। सुनिए। जैविक है, इसका उत्पाद किया जा रहा है। 31,000 से अधिक किसान इससे जुड़े हुए हैं। क्लस्टर के आधारित पर हम खेती कर रहे हैं। और जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस 10,000 हेक्टेयर में अभी तक कोई उत्पाद हुआ है कि नहीं? बस इतना नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो ना बोल देना। उत्पाद हुआ है, प्रोडक्शन कुछ हुआ है? बोलिए माननीय मंत्री जी, बोलिए। माननीय देखिए, 10,000 हेक्टेयर में खेती हो रही है, उत्पादन उसमें निश्चित रूप से अनाज हो रहा है। माननीय अध्यक्ष, ऐसा नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो जाएंगे अप्रैल में, उसके बाद उसको काटने के बाद ही उत्पादन। तो पहला प्रोडक्शन होगा अब आपका, पहला उत्पाद निकलेगा जब आप अब काटेंगे फसल। यही होगा ना माननीय मंत्री जी? एक सेकंड, अभी पहला उत्पाद होगा, यही कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, पहला उत्पाद है प्राकृतिक खेती अरे का। भाई, तो 10,000 हेक्टेयर में है, उसकी बात हो रही है अभी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ 10,000 हेक्टेयर में उत्पाद हो रहा है। माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं। और क्योंकि रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में कटती है, तो 10,000 में उत्पाद हो रहा है। और उसका जो उत्पादन कितना होगा उसके बाद की फसल भी एक तो सवाल ये कहना कि अभी तक जिस ऐसे आप पूछना चाह रहे हैं वो तो अप्रैल में उत्पाद होगा। अभी तक तो उत्पाद हुआ ही नहीं है। अभी तो खाली फसल बोई है हमने 10,000 हेक्टेयर में। अब क्लैरिटी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री भी उठ गए, उन्होंने भी कौन सा बड़ी तो सदन की कार्यवाही आपको दिखा रहे थे। आज 5वां दिन है बजट सत्र का और इस तरीके से प्रश्नकाल जिसका जवाब देते हुए सदस्य नजर आ रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ हालात हैं अभी? प्रश्नकाल के दौरान ये कहा जा रहा है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, सदन के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें किस तरीके से, क्या कुछ मांगे हैं विपक्षी तमाम विधायकों की? हाँ श्रुति, देखिए, आज 5वें दिन की सदन की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और विपक्ष जो है निरंतर हमलावर दिखाई दे रहा है। जो 4 दिन गए हैं, इसमें से अगर कल का दिन को छोड़ दे तो निरंतर जो है विपक्ष हमलावर दिखाई दिया है और तमाम मांगे विपक्ष की चल रही थी, चाहे नियम 310 के तहत बेरोजगारी का मुद्दा हो या कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। इन तमाम चीज़ों को लेके जो है धरने प्रदर्शन यहाँ पर किए गए और उसके साथ ही जो है आज सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उससे पहले कांग्रेस यहाँ पर सभी विधायक, सभी जो उनके वरिष्ठ नेता यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर यहाँ पर बैठे और सीधे तौर पर ये इल्जाम लगाया कि घूसखोरी चल रही है और तमाम जगह जो है अधिक दामों में सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है और जगह जगह लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। लेकिन सरकार का जो पक्ष है वो ये है कि गैस की कोई कमी नहीं है और खास तौर पर जो
घरेलू गैस है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पूरी गैस मिलेगी। हालांकि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं जिसके कारण इस तरीके की परिस्थितियां बन रही है, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब कई जगह जो है जमाखोरी देखने को मिली और उसके साथ ही कई लोग जो है ज्यादा दामों में भी सिलेंडर को बेच रहे थे, जो कि पकड़े भी गए हैं, जिन पे अब आगे कार्रवाई सरकार करेगी। तो निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां बनी हुई है उसको लेकर विपक्ष निरंतर हमलावर है और अभी जो है अल्पकालीन प्रश्न अंदर शुरू हो चुके हैं और उसमें भी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विपक्ष जो है सीधे तौर पर सरकार पर कहीं ना कहीं हमलावर दिखाई दे रही है। तो ये आज 5वें दिन की कार्रवाई है और आज बजट पर भी चर्चा होनी है और जिस तरीके की उम्मीद की जा रही है कि आज ये आखिरी दिन सत्र का होगा, तो निश्चित रूप से हंगामेदार ये सत्र देखने को मिल सकता है। जी, कल स्पीकर की फटकार के बाद मंत्रियों ने माफी मांगी थी, ये क्या मामला है, क्या कुछ कहा गया स्पीकर की तरफ से? मदन, श्रुति देखिए, जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष ने हंगामा किया और सदन जो है 15 मिनट के लिए रोका गया और 2 बार ये कार्रवाई चली, 2 बार जो है 15 मिनट के लिए सदन रोका गया। लेकिन उसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी तो ये वहां पर देखने को मिला कि जो विपक्षी तमाम विधायक है वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन सत्ता पक्ष के मात्र जो है 11 से 12 विधायक वहां पर उपस्थित थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो है नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई और सीधे तौर पर कहा कि जब भी सदन चलता है तो सभी सदस्यों को अंदर आना चाहिए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है इसका संज्ञान लिया है और विधायकों को चेताया भी है कि जब सदन की कार्रवाई चली तो सभी लोग अंदर मौजूद रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि 15 मिनट का जो वॉकआउट हुआ था उस दौरान जो है इस तरीके की परिस्थिति अंदर बनी, जिसको लेकर खासा नाराजगी दिखाई गई है विधानसभा अध्यक्ष की तरह और चेताया भी गया कि आगे इस तरीके की जो है परिस्थितियां ना बने और सभी विधायक सदन के अंदर मौजूद हो। तो बिल्कुल सत्ता पक्ष की तरफ से मात्र 11 विधायक मौजूद थे, जिसको लेकर स्पीकर की तरफ से फटकार लगाई गई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरे मामले पर अपने ही विधायकों को चेताते हुए नजर आए। जब भी सदन की कार्रवाई हो वहां पर उपस्थिति आपकी अनिवार्य हो जाती है। मदन, लेकिन एक बेहद अहम सवाल है, यहाँ पर गैस किल्लत को लेकर विपक्ष के तमाम विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, लेकिन एक सवाल ये भी है, अगर किल्लत नहीं है, सरकार ये दावा कर रही है, प्रशासन के तमाम अधिकारी दावा कर रहे हैं गैस की कोई किल्लत नहीं है, तो ये लंबी कतार जो लगी हुई है गैस गोदाम के बाहर, वो क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है मदन? श्रुति देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर की गैस कमी को लेकर जो है जनता में जिस तरीके से पहले दिन से ही एक भ्रम देखने को मिला कि गैस कम है, लोगों को आगे मिलेगी नहीं, तो जनता कहीं ना कहीं जो है गैस जमा करने की सोचती है। सभी लोग ये एक सीधा सा वो रहता है कि आगे 2-4 दिनों में कमी होगी तो हम पहले से सिलेंडर ले लें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर जो है जो ये लाइनें लगी है, कतारें लगी है, इसलिए पहले से वहां पे खड़े हो रहे थे। और एक और भ्रम फैलाया गया था कि अब जो है जो गैस मिलेगी उसमें और अधिक समय लगेगा, तो जिसके वजह से जनता में ये चीज आई कि जनता पहले से ही खड़ी हो रही है और चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गैस हम लोग बिल्कुल भ्रामक जानकारियां, अफवाहों का दौर है गैस सिलेंडर को लेकर, गैस की किल्लतों को लेकर। हालांकि इसको लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी, सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, साइबर सेल की तरफ से क्या कुछ मदन व्यवस्थाएं की गई है ताकि इस तरीके की भ्रामक जानकारियों को फैलने से रोका जा सके? तुम्हारे साथ हमारे सहयोगी मदन बने हुए थे। देखिए, भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है जिसकी वजह से आपको लंबी लंबी कतारें गैस गोदाम के बाहर देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी बने हुए हैं। मदन, आप अगर सवाल सुन चुके होंगे तो उसका जवाब दीजिए। एक बार मैं फिर से सवाल को दोहरा देती हूँ। ये लंबी कतारें हैं, आप अभी बता रहे थे कि भ्रामक जानकारियां हैं, अफवाहों की वजह से लोग पैनिक हो चुके हैं, इसलिए गैस गोदाम के बाहर वो लंबी कतारें नजर आ रही है। इस भ्रामक जानकारियों को फैलने से रोका जा सके, साइबर सेल किस तरीके से एक्टिव है, किस तरीके से प्रशासन के अधिकारी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ श्रुति, देखिए इसको लेके जो है
जब इस तरीके की परिस्थितियां बनी तो मुख्य सचिव ने बैठक करी और इसमें 13 के 13 जो जिलाधिकारी है उनको सीधे तौर पर निर्देशित किया गया है कि भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है, सीधे तौर पर जितनी भी गैस एजेंसियां उन पर निगरानी रखे और लोगों को इस बात की जानकारी भी दे कि किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, खासतौर पर जो घरेलू गैस है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समय पर गैस मिलेगी। लेकिन जमाखोरी और इस तरीके की अगर परिस्थिति कहीं पे भी दिखती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए और उसके साथ ही जिस तरीके से जो गैस एजेंसियां हैं वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ये एक बेहद सख्त निर्देश दिए गए हैं मुख्य सचिव की तरफ से तमाम जिला अधिकारियों को कि कहीं भी कालाबाजारी हो रही है उस पर रोक लगाई जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। अफवाह अगर कोई फैला रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। आप बने रहिए मदद, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे। सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है, विधानसभा में पेश किया है विकास का रोड मैप। राज्यपाल अभिभाषण पर धामी का जवाब, विकल्प रहित संकल्प से विकास का दावा है, बजट से उत्तराखंड का भविष्य सुधरेगा संवरेगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम का जवाब। उत्तराखंड विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है, सरकार के बजट पर बात की है, राज्य के विकास का रोड मैप बताया है, विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को आगे ले जाना है, विकसित बनाने का ये दावा है। उन्होंने विपक्ष के सवालों पर पलटवार करते हुए भविष्य की कल्याणकारी योजनाओं का खाका भी पेश किया है। राज्य में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी लागू किया है। हमने जहां एक और अपने शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, इसके साथ ही हम उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे पाठ्यक्रमों को भी जोड़ रहे हैं। हमने इंटर्नशिप, इंडस्ट्री लिंक्ड कोर्सेज को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न उद्यमों और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ समझौते भी किए हैं। प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के हम उपलब्ध करा रहे हैं कृषि उपकरण खरीदने के लिए, कृषि मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। हमने जहां एक और किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह मुक्त किया है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी हमने प्रारंभ किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए गैरसैंण केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि हमारे पहाड़ की आकांक्षाओं, उम्मीदों और स्वाभिमान का प्रतीक है। गैरसैंण उस संकल्प का प्रतीक है जिसके लिए उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन चला था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अच्छी तरह समझते हैं कि जिस दिन भी गैरसैंण में उत्तराखंड के नीति निर्माताओं के विजन से पल भर के लिए भी ये ओझल होगा, कहीं उनकी नजरों से हटेगा, उनके दिमाग से हटेगा, उसी दिन हमारा ये पर्वतीय राज्य अपने गठन के आधार को खो देगा, जिन उद्देश्यों के लिए उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। पूरे देश के अंदर सबसे पहले देश की आजादी के बाद समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने वाला जो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। और हमें गर्व है कि हमने यूसीसी केवल लागू ही नहीं किया, बल्कि उसे प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने का कार्य भी किया है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। यूसीसी के माध्यम से देवभूमि में महिलाओं को शोषण, असमानता और अन्याय से मुक्ति मिली है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में ऐसा एक भी कुरीतियों से जुड़ा हुआ मामला, बहुविवाह का मामला, हलाला का मामला, इद्दत का मामला सामने नहीं आया। प्रतिपक्ष के लोग यूसीसी के बारे में भी उस समय तमाम उनके मन में भी संदेह था, तमाम तरह की भ्रम उस समय फैला रहे थे। वे आज जब इसकी सफलता को लागू हुए 1 साल 2 माह से ज्यादा होने जा रहे हैं, तो सच में वो आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने
तो वहीं सीएम धामी ने 44.64 करोड़ की सौगात दी है। आपदा रोकथाम और आईटीआई के विकास पर खास फोकस है। सितारगंज जिला जेल के विस्तार को मंजूरी दी गई है। जनजाति छात्रावासों और सामुदायिक भवनों का कायाकल्प होगा। स्वास्थ्य इकाइयों के लिए बजट को मिली है हरी झंडी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास जन सुविधाओं के लिए भारी भरकम राशि स्वीकृत की है। इस बजट का एक बेहद अहम हिस्सा आपदा प्रबंधन, विशेषकर भूस्खलन जोखिम को कम करने और आईटीआई संस्थानों को और भी मजबूत करने पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सितारगंज जिला जेल के विस्तार के लिए भी राशि को मंजूरी दी है। साथ ही खटीमा काशीपुर में जनजातीय छात्रावासों की मरम्मत के निर्देश दिए। इसके अलावा देहरादून के धर्मपुर और मसूरी में सामुदायिक भवनों के सौंदर्यीकरण और ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करने के लिए बजट को हरी झंडी दिखाई गई है। सीएम धामी ने प्रदेश के विकास के लिए बजट को ये हरी झंडी दिखाई है। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग पर छापा। डोईवाला और विकास नगर में प्रशासन किए बेहद अहम कार्रवाई। व्यावसायिक उपयोग करते हुए 14 सिलेंडर यानी कि कमर्शियल इस्तेमाल में इन 14 सिलेंडरों को जब्त किया गया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है, आगे भी इस तरीके की दबिश, इस तरीके की छापेमारी जारी रहेगी। नियमों के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ यानी कि कमर्शियल उपयोग के खिलाफ जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। डोईवाला विकास नगर क्षेत्र में हुई छापेमारी के दौरान कुल 14 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका नियमों के विरुद्ध कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि घरेलू गैस की कालाबाजारी और गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। तो गैस गोदाम के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक लंबी कतारें हैं। हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है गैस की कोई किल्लत नहीं है। घरेलू गैस लोगों को उपलब्ध हर हाल में कराया जाएगा। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में आगामी 10 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यात्रा के दौरान हर साल चर्चा में रहने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर इस बार सरकार ने एक बेहद खास प्लानिंग की है। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि इस बार डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस के लिए पुख्ता रोस्टर बनाया गया है। मंत्री ने जानकारी दी है कि इस बार राज्य के मेडिकल कॉलेजों के अलावा एम्स और भारत सरकार की ओर से डॉक्टरों की भी तैनाती की जा रही है। देखा होगा कि हमने इस बार 4 धाम के लिए जितने डॉक्टरों की जरूरत है, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, जितने एम्बुलेंस की जरूरत है, वो सब जो है उसका पूरा रोस्टर बना दिया है। पहली बार हमने एम्स से भी वहाँ डॉक्टर भेज रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों से भी भेज रहे हैं, भारत सरकार भी हमको डॉक्टर दे रही है। तो कोई भी 4 धाम यात्रा में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और इस बार हम एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम भी 5 मिनट कम करने जा रहे हैं। तो मैंने वहाँ भी उत्तर दिया है, आपके सामने भी कह रहा हूँ कि 4 धाम यात्रा के लिए किसी भी तीर्थयात्री को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार इस बार केदारनाथ हॉस्पिटल भी रन करने जा रही है और बद्रीनाथ में जो हॉस्पिटल बन के तैयार हो रहा है उसको भी हम इस साल संचालित। चलिए खबर बढ़ते आगे। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मौसम का येलो अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी है। 14 मार्च से मौसम के और भी खराब होने के आसार हैं। मैदानी जिलों में मौसम रहेगा पूरी तरह साफ, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड में खराब मौसम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली समेत 5 जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी, बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका है।
हालांकि मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 14 मार्च से मौसम का दायरा यानी कि तापमान बढ़ने के भी अनुमान है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी लगातार बने हुए हैं। मदन, मौसम विभाग की तरफ से किन जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है, क्या कुछ अनुमान? श्रुति, देखिए मौसम जो है धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, जिस आज के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि जो पहाड़ी जिले हैं या पर्वतीय जिले हैं वहां पर आज बरसात हो सकती है, और जो 3000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र वहां पर बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। तो मौसम में आग मिचौली निरंतर चल रही है, कभी शुष्क रहता है तो कभी फिर जो है पहाड़ों में कहीं ना कहीं बरसात भी देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर मौसम अभी शुष्क बना रहेगा, और जिस तरीके से तापमान निरंतर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं और जो है अधिक तापमान मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और जो पहाड़ी क्षेत्र चाहे उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है और नैनीताल है, यहाँ पर जो आज बारिश की संभावना जताई गई है, और ये उम्मीद भी की जा रही है कि जो ऊंचा क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी भी हो सकती है, क्योंकि अब जो है चारधाम यात्रा रूट पर कार्य चल रहा है। जल्द ही चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। अगर यहाँ पर बर्फबारी और ज्यादा बरसात होती है तो निश्चित तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। लेकिन उसके साथ ही जो शीतकालीन यात्रा है वो भी निरंतर चल रही है। तो परिस्थितियां अगर बदलती है तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन को इस पर अलर्ट रहना होगा। हालांकि तमाम जगह कार्य चल रहा है। बिल्कुल मदन, ऊंचाई वाले इलाकों के लिए बर्फबारी की आशंका है, बारिश का हाई अलर्ट है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी और क्या मौसम विभाग की तरफ से क्या बताया गया है कि आखिरकार मौसम इस तरीके का कब तक बना रहेगा, कब मौसम सामान्य होने वाला है? मदन, सुनते देखिए, अभी बहरहाल 2 से 3 दिन के लिए ये चेतावनी जारी की गई है, और ये उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 दिन में जो है जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर हल्की बरसात और बर्फबारी का सिलसिला हो सकता है। उसके साथ ही शासन प्रशासन को पहले से ही इसकी सूची जारी कर दी गई थी, और शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है कि चारधाम यात्रा चल रही है, जिसके कारण से पहले से ही तमाम जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर की लैंडस्लाइड होते हैं या अधिक बरसात होने के कारण नदी नाले उफान पे रहते हैं या कहीं पे सड़कें टूटने का जो सिलसिला रहता है, वहाँ पर पहले से ही पूरी व्यवस्था कर दी गई है। और बिल्कुल ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है। ऐसे में मौसम विभाग ये चेतावनी जारी कर रहा है, प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। लगता है